हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टुडे में। तो फ्रेंड्स, आज हम DSSB 2023 के बारे में कुछ क्वेश्चन पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, जो कि हमारे PRT में कितने 100 मार्क्स का आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 कह रहा है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी। प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन 3 सामवेद और ऑप्शन 4 अथर्ववेद। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद। कह रहा है कि देखिए, वैदिक शिक्षा प्रणाली में वेदों पर आधारित प्रथम वेद कौन है? ऋग्वेद है। वैसे तो वैदिक शिक्षा जो है 4 वेदों पर आधारित थी। कौन कौन? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सर्वोत्तम शिक्षा का ग्रंथ के रूप में इसे क्या है? 4 वेदों को क्या मिली है? मान्यता मिली है। तो वेद के बाद हमारा सम्मिलित क्या हुआ ग्रंथों में? तो उपनिषद सम्मिलित हुआ। उपनिषद किसे कहते हैं? तो उपनिषद का अर्थ होता है, जैसे देखिए, गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद कहलाता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से प्रत्यक्ष है? ऑप्शन ए कठ उपनिषद, ऑप्शन 2 केन उपनिषद, ऑप्शन 3 प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन 4 मांडुक्य उपनिषद। तो कह रहा है कि किस उपनिषद का संबंध समस्या समाधान से है, मतलब समस्या का समाधान हल करना, उसका निदान करने का प्रत्यक्ष संबंध किस उपनिषद से है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 प्रश्नोत्तरी उपनिषद से। देखिए, प्रश्नोत्तरी उपनिषद का अर्थ होता है, जैसे जिसमें शिष्य क्या होता है? शिष्य प्रश्न करता है अपने गुरु से प्रश्न करता है, गुरु उसका क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उसे ही उपनिषद प्रश्नोत्तरी उपनिषद कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों को निम्नलिखित किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन 2 ब्राह्मण, ऑप्शन 3 आरण्य या ऑप्शन 4 वेदांग। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 वेदांग। कह रहा है कि उपनिषद दर्शन जो होते हैं उसे वेदांग के रूप में लोकप्रियता मिली है, बहुत उसे वेदांग के रूप में जाना गया है। तो वेदों के अन्य अंत में आने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। ठीक है, वेदों के अंत में आने वाले ग्रंथ को क्या कहते हैं? वेदांग कहते हैं। याद रखिएगा ये दोस्त, ये DSSB के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पेडागोजी के आपके होने वाले हैं। तो PRT में 100 से 100+ लाने की ये जिम्मेवारी मेरी है। तो आप लोग बस साथ बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि प्रसिद्ध मित्र द्वय कृष्ण सुदामा के गुरु का नाम है? ऑप्शन ए महर्षि कपिल, ऑप्शन 2 महर्षि कणाद, ऑप्शन 3 महर्षि संदीपन या ऑप्शन 4 महर्षि धौम्य। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 महर्षि संदीपम। कृष्ण और सुदामा के जो मुनि थे, गुरु थे, उनका नाम क्या था? महर्षि संदीपन। मुनि के आश्रम में ये लोग, संदीपन महर्षि के गुरु के आश्रम में क्या करने ये लोग शिक्षा ज्ञान अर्जन विद्या अर्जन करने गए थे। देखिए, मुनि किसे कहते हैं? तो मुनि उसे कहा जाता है जो बहुत कम बोलता हो, जो मौन रहता हो, बेवजह फालतू का नहीं बोलता हो, और जो लोग अपने समाज में लोग मौन रह के ही अपनी विख्यात फैलाता हो, उसे मुनि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन ए सुदामा, ऑप्शन बी आरूढ़ी, ऑप्शन 3 उद्दालक या ऑप्शन 4 प्रहलाद। तो कह रहा है कि महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य का नाम क्या था? तो महर्षि धौम्य के प्रसिद्ध शिष्य का नाम क्या था? कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर 2 आरूढ़ी। उनके प्रथम शिष्य कौन थे? आरूढ़ी थे। और देखिए, आरूढ़ी का नाम एक विद्यार्थी के रूप में इसलिए विख्यात हुआ क्योंकि आरूढ़ी जो थे उनके शिष्य थे, और उन्होंने जब उनके गुरु ने कहा कि मतलब बारिश हो रही थी, उनके गुरु ने कहा कि उस खेत के पानी बाहर नहीं जाने चाहिए, निकलने नहीं चाहिए। तो उन्होंने खेत के पानी को, मतलब बारिश के पानी को, बरसात के पानी को वे वजह खेत में जाने से रोकने के लिए उन्होंने क्या किया कि खुद को ही, जब वो बहुत कोशिश किए, उनसे मिट्टी के बांध नहीं बन पा रहे थे, पानी बहती ही जा रही थी, कटाव हो जा रहा था,
तो खुद ही क्या किए, उसी बारिश में, उतनी तेज बारिश में पानी को रोकने के लिए उस मेड़ की जगह पे खुद क्या किए थे, लेट गए थे। इसलिए आरूढ़ी उनके क्या थे, प्रसिद्ध शिष्य हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन शिक्षा प्रणाली में क्रमशः कितनी विधाओं एवं कलाओं की शिक्षा विहित है? ऑप्शन ए 14 एवं 64, ऑप्शन 2 12 एवं 62, ऑप्शन 3 9 एवं 36, ऑप्शन 4 4 एवं 14। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 14 एवं 64 ये क्या है, शिक्षा के अभिन्न अंग थे, अभिन्न अंग थे। कौन से? तो कौन? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था से संबंध है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन 2 गृहस्थ, ऑप्शन 3 संन्यास एंड ऑप्शन 4 वानप्रस्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट, कौन सा आश्रम शिक्षा व्यवस्था में संबंध है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो क्या है, शिक्षा व्यवस्था में संबंध है। ठीक है, देखिए ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो ब्रह्मचर्य जैसे मानव जाति ये अपना के और गुरु के आश्रम में रहते थे, उनकी वहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, और समाज में अपने शिक्षा का विख्यात करते थे, तो उन्हें क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? ऑप्शन ए श्रुति परंपरा, ऑप्शन बी स्मृति परंपरा, ऑप्शन 3 लिखित परंपरा या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कह रहा है प्राचीन शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया पर आधारित थी? कौन सी प्रक्रिया थी जो प्राचीन समय में अपनाया जाता था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 स्मृति परंपरा। देखिए स्मृति परंपरा किसे कहेंगे? स्मृति परंपरा का मतलब अर्थ होता है याद। आपका जो याददाश्त होती है उसे स्मृति कहते हैं। स्मृति की सहायता इसलिए लिया जाता था उस समय, प्राचीन सभ्यता के समय, क्योंकि उस समय ज्ञान परीक्षण के लिए कागज या प्रिंटिंग प्रेस कोई नहीं होता था, ना उसे हम लोग कहीं लिख के रख सकते थे। ठीक है, तो उसे पीढ़ी दर पीढ़ी संभालना या बढ़ाने के लिए हमें अपनी स्मृति का ही उपयोग करना पड़ता था उस टाइम। इसलिए कौन सी ऑप्शन प्रक्रिया सही हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 2 स्मृति परंपरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारतीय शिक्षण प्रणाली में निम्नलिखित में से किस शिक्षा की भूमिका नगण्य पाई जा गई है? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में किसकी भूमिका नगण्य पाई गई है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा की, ऑप्शन 2 माध्यमिक शिक्षा की, ऑप्शन 3 उच्च शिक्षा की या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी की। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा की जो भूमिका है प्राचीन भारतीय शिक्षण में नगण्य पाई गई है, मतलब शून्य पाई गई है। क्यों? क्योंकि देखिए सूत्रों और स्मृतियों जैसे धर्म ग्रंथों के माध्यम से माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक के मुख्य लक्षणों का क्या हुआ, रूपरेखा हमें मिली है, लेकिन परंतु हम कहीं भी प्राथमिक शिक्षा को नहीं पढ़े हैं जहाँ की प्राथमिक शिक्षा के बारे में उल्लेख किया गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको पसंद आ रही होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक शिक्षा प्रणाली के गुरु विशेषकर निम्नलिखित में से किस वर्ण से आता था? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी क्षत्रिय, ऑप्शन 3 वैश्य, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए उस समय क्या थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली जो थी, गुरु उसमें किस वर्ण में, मतलब किस जाति के होते थे? तो कौन सा ऑप्शन से? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण जाति के होते थे, क्योंकि वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। ठीक है, हर वर्ण अपने अपने व्यवसाय के प्रति क्या थे, समर्पित थे। जैसे में ब्राह्मण वर्ण हो गए जो शिक्षा देकर जीविकोपार्जन करते थे, अपनी जीविका चलाते थे, दूसरों को शिक्षा देते थे। क्षत्रिय हो गए, वो लड़ाई के लिए थे, युद्ध के लिए
वैसे सबसे छोटी जाति को माना जाता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, निम्नलिखित में से किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश था? ऑप्शन ए वैदिक शिक्षा, ऑप्शन 2 औपनिवेशिक शिक्षा, ऑप्शन 3 प्राचीन शिक्षा, या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स देखिए, ये आपको क्वेश्चन हार्ड लग रहे होंगे, लेकिन जो DSSB PRT में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे, क्योंकि ये सीटेट नहीं है, सीटेट से भी हार्ड डीपली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसे जरूर से जरूर देखें इस वीडियो को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का? अपना दीपक खुद बनो किस शिक्षा प्रणाली का मूल संदेश है? तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी का। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी का। वैदिक काल में शिक्षा को स्व उत्थापन कहते थे, या आत्म उत्थापन, मतलब अपना दीपक खुद बनो। ठीक है, अगर एक शिक्षा ही होती है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा साथ देती है, और जो कि हमारा रहता है, कोई भी धन दौलत हमारा नहीं होता, लेकिन एक शिक्षा ही ऐसी चीज है जो हमारे पास ये एक हमारा खुद का अर्जन किया हुआ चीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विद्या संबंधी त्रिनेत्र माना गया है और कहा गया? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन 2 ज्ञान, ऑप्शन 3 कर्म, या ऑप्शन 4 भक्ति। त्रिनेत्र माना गया और कहा गया किसे? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ज्ञान। ज्ञान को ही हम विद्या संबंधित त्रिनेत्र मतलब तीसरी नेत्र मानते हैं। ज्ञान तीसरी नेत्र इसलिए कहा गया है क्योंकि जीवन के सभी मामलों को अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। अपने पूर्वजों की मान्यता रही है कि शिक्षा द्वारा विकसित अंतर्दृष्टि बुद्धि क्या होती है? सर्वोदित होते हैं, मतलब सभी जगह जिसे एक शक्ति समझा जाता था तथा जिसके कार्य कुशलता बढ़ती थी, जो एक इस योग्य बनाती थी कि इससे बच्चे प्रतिष्ठा, सम्मान और धन दौलत कमा सकते थे। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी? ज्ञान थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से था? ऑप्शन ए निजी, ऑप्शन 2 सार्वजनिक, ऑप्शन 3 निजी सार्वजनिक, ऑप्शन 4 प्रशासनिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गुरुकुल शिक्षा पद्धति का स्वरूप निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 निजी और सार्वजनिक। ठीक है, देखिए कह रहा है कि गुरुकुल या गुरु आश्रम जो होता था, शिक्षा प्रणाली से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली जो थी एवं प्रशासन का संचालन और प्रबंध राज्य एवं अभिजात वर्ग के क्षेत्र में क्या होता था? वो आता था। आचार्य गुरु के हाथों में क्या होता था? बच्चों को सौंप दिया जाता था, जो सौंप कर समाज जीविकोपार्जन में लगा हुआ था। गुरु आदेश को ही वो लोग अपना हर चीज मानते थे। ठीक है, अतः प्राचीन शिक्षा जो प्रणाली थी वह सरकारी और निजी दोनों मानी जाती थी, क्योंकि उसमें वो अपना भी हो जाता था और सरकारी मतलब सभी के लिए भी हो जाता था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली निम्नलिखित में से विशेषतः किस विषय पर आधारित थी? ऑप्शन ए धर्मों पर, ऑप्शन 2 मूल्यों पर, ऑप्शन 3 चरित्रों पर, या ऑप्शन 4 नीतियों पर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली विशेषतः किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन नंबर 2 मूल्यों पर। किस पर थी? मूल्य पर। मूल्य देखिए, प्राचीन जो भारतीय शिक्षा प्रणाली थी उसमें मूल्य क्या था, वैल्यू क्या थी? वो सर्वोपरि थी। जो पाठ्यक्रम से लेकर जीवन तक और गुरुकुल से लेकर समाज तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हर जगह क्या था? मानवीय मूल्यों का स्थान सबसे ऊंचा और अग्रणी, सर्वोच्च एवं अग्रणी रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्या के अभाव में मनुष्य धर्मशास्त्रों में किसके समकक्ष माना गया है? ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन 2 पक्षी, ऑप्शन 3 पशु, ऑप्शन 4 मानव। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्या के अभाव में, जिस मनुष्य के पास विद्या नहीं है उसे धर्मशास्त्र में किसके अनुसार माना गया है, किसके समान माना गया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 पशु के समान माना गया है। देखिए, जो भर्तृहरि नीतीश शतक ने कहा है कि शिक्षा के बिना मनुष्य क्या है? एक पशु के समान है, ऐसी धारणा रखते हैं। ठीक है, बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के हर इंसान
एक पशु, एक जानवर के समान ही माना जाता है। इसीलिए जीवन में शिक्षा ही सर्वोपरि ज्ञान है। ठीक है, शिक्षा भी हर किसी को अर्जन करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए अनिवार्यता, ऑप्शन 2 निःशुल्कता, ऑप्शन 3 विभिन्नता या ऑप्शन 4 स्वतंत्रता। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 निःशुल्कता। देखिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था कौन सा सत्य है? तो निःशुल्कता। क्योंकि गुरुकुल में जब बच्चे शिक्षा लेने जाते थे तो वो अपने माता पिता, वो अपने समाज, गांव घर से दूर गुरु के आश्रम में रहते थे और वहाँ अपना जीविकोपार्जन, वहीं पे अपना सारा काम करते थे। जीविकोपार्जन के लिए जाके क्या करते थे? तो गांव गांव में जाकर, गांव समाज में जाकर भीख मांग के लाते थे। तो उनको उन सबका जीविकोपार्जन होता था और उस समय गुरुकुल में कोई निःशुल्क नहीं लिया जाता था। इसलिए उस समय का जो शिक्षा प्रणाली व्यवस्था थी वो कैसी थी? निःशुल्क थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुकुल के संचालन हेतु संसाधनों का व्यवस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए राजा को, ऑप्शन 2 अभिजात्य वर्ग को, ऑप्शन 3 आवंटित ग्राम को या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी को। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। ये चारों हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गुरु का स्थान किसके समकक्ष माना गया? ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन 2 ईश्वर, ऑप्शन 3 विद्वान या ऑप्शन 4 प्रधानमंत्री। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ईश्वर। एक गुरु को एक ईश्वर के समान माना गया। देखिए कहते हैं, एक दोहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुर साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो। मतलब गुरु क्या है? हृदय है, मस्तिष्क है, हाथ है, आध्यात्मिकता, ज्ञान तथा विद्वता के अच्छे गुण का प्रतीक समझा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गुरु क्या है? हमारे एक ईश्वर के समान हमारे लिए होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल निम्नलिखित में से किसके पर्याय थे? ऑप्शन ए आश्रम, ऑप्शन बी खाना, ऑप्शन 3 सुधार गृह या ऑप्शन 4 शिशु गृह। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल किससे पर्याप्त है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आश्रम। जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी, प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली व्यवस्था को, मतलब विद्यालय को क्या कहा जाता था? आश्रम कहा जाता था, जिसका जिसे गुरु का घर या गुरु का आश्रम कहलाता था। ठीक है, इसे समाज में गुरुकुल के नाम से भी क्या होता था? जाना जाता था। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। DSSP में एक सीट दिलाने की हमारी जिम्मेदारी आपकी है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। लास्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु की भूमिका थी। ऑप्शन ए मार्गदर्शक, ऑप्शन 2 चक्षुदर्शक, ऑप्शन 3 परामर्शक या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। कह रहा है कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में एक गुरु की भूमिका जो होती है, भूमिका माता पिता एवं दोनों से भी क्या होती है? बढ़कर मानी गई है, क्योंकि गुरु का ऋण देव ऋण के समान माना गया है। ठीक है, अतः गुरु का ब्रह्मा विष्णु महेश की भूमिका से मतलब सम्मानित उसकी भूमिका दी गई है, उनके समकक्ष रखा गया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।